आज के इस एक बड़ा महत्वपूर्ण कार्यक्रम है ये अलग चीज़ है कि समाज की गंभीरता से नहीं ले रहा, लेकिन कार्यक्रम की महत्ता उससे कम नहीं होगी। तो इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में उपस्थित हमारे सभी यहाँ पर मंच में विद्वान साथी, मैं ज़्यादा नामों की औपचारिकता में नहीं जाता हूँ, और सभी जो हमारे यहाँ पर विद्वान साथी सम्मानित बैठे हुए हैं, हमारे लिए मंच भी सम्मानित है, आप लोग सभी सम्मानित हैं। हम लोग को ज़्यादातर अब हमने ऐसी परिपाटी कर दी है कि हम लोग राउंड टेबल ही ज़्यादा बैठे हैं, क्योंकि हम लोग का समाज इस तरीके से सब बर्बाद होता जा रहा है। हमें ये महिमा मंडन, ये सारी परंपराओं को भी कम करना पड़ेगा, ख़त्म करना पड़ेगा, क्योंकि होता क्या है, मंच पे बैठते हैं, किसी में एक अजीब सा लगता है कि ये लोग कुछ खास हैं, ये लोग कुछ कम खास हैं, जो कम खास वो वहाँ रह गए, जो खास हैं यहाँ रह गए। ऐसा कुछ नहीं है, जैसा यहाँ भी सारे विद्वान लोग बैठे हुए हैं। अब ये होता है, एक औपचारिकता होती, परंपराएं जिस तरीके से बनी हुई हैं, नहीं तो हमने ज़्यादातर हम लोग वंचित वर्ग की जो गोष्ठियाँ करते हैं, राउंड टेबल करते हैं, सब इक्वल बैठते हैं और उसी में चर्चा करते हैं। तो इस कार्यक्रम में आप सभी लोगों ने अपना कीमती समय दिया है, मैं उसके लिए अपने सभी साथियों की ओर से आपका धन्यवाद करता हूँ। यहाँ जो साथी बैठे हैं सभी एक से एक प्रबुद्ध लोग हैं, संघर्षशील लोग हैं। आप लोग भी सब के सब संघर्षशील लोग हैं, विचारशील लोग हैं, तब यहाँ पर बैठे हुए हैं। हम लोगों ने नहीं भी अगर इन्विटेशन दिया होगा तो चाहे प्रकाश ने हो, राजन भाई ने हो, मैंने हो, और हमारे गिरीश भाई हैं, जो लोग इस समय एक्टिवली काम कर रहे हैं, लगभग 150-200 लोगों को तो हमने इन्फॉर्म किया ही होगा कि भाई आप आइए। अब यही एक बड़ा समझने का या यही हमारे लिए चिंतन का विषय है कि आखिर ये सब क्या है। अगर अभी महिला संगीत होता है कहीं शादी ब्याह में, तो 300-400, 400 महिलाएं इकट्ठा हो जाती हैं किसी भी कार्यक्रम में। वही जब कोई शादी ब्याह, नामकरण या कोई कार्यक्रम आप देखेंगे, मतलब इतनी पब्लिक होती है कि बहुत भीड़ रहती है। हम लोग भी जब सब आते जाते रहते हैं, वही आप देखेंगे दुख की घड़ी में होता है, जब कभी कहीं पर कोई निधन हो जाता है, किसी की डेथ हो जाती है, वहाँ भी शोक जताने वालों का तांता अपने उसकी पद प्रतिष्ठा के हिसाब से बहुत लगा होता है। अगर आदमी थोड़ा ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, अगर थोड़ा कम उसका है लेकिन उसके यहाँ भी फिर भी ठीक। आखिर ये जो सेक्टर है, यहाँ क्यों दिलचस्पी समाज के लिए, ये विचार की ओर, ये इस ओर क्या डर है उनके अंदर, या इसको महत्व नहीं समझते हैं, या इसकी ज़रूरत नहीं समझते हैं, या यहाँ आने पर उन्हें कुछ एक ऐसा लगता है कि हम पे टैग लग जाएगा, वंचित वर्ग या बाबा साहब का टैग लग जाएगा, तो कहीं हम आइडेंटिफाइड हो जाएंगे। क्या है ये हम सब लोगों के लिए चिंतन का विषय। और समाज चलता रहता है, सदियां गुजरती गई हैं, हजारों साल हो गए इस मानव सभ्यता को विकसित हुए, और लगभग भारत का भी इतिहास हजारों साल का है, जिसमें 4-5 हजार साल का इतिहास मुख्य रूप से है, जो जिसका कुछ उल्लेख है। वो 4-5 हजार साल का इतिहास भी बस यहाँ पर वही 2 कल्चर का है। एक कल्चर मानव समाज को निरीह, बेबस, लाचार बनाए रखना चाहता है, और उसके विरोध में कुछ लोग ये 4-5 हजार साल के इतिहास की जहाँ तक की जानकारी है, कहते हैं कि बुद्ध से पहले भी 30-32 कितने बताते हैं बुद्ध हुए थे, यानी तो सामाजिक सचेतन बुद्ध से पहले भी इतने हुए थे। लेकिन उससे पहले का आंकड़ा नहीं, बुद्ध से बाद तक का आंकड़ा हम लोगों के पास अवेलेबल है कि जिन्होंने समता, बंधुता, न्याय, करुणा, प्रेम के लिए लड़ाई लड़ी, वो अपना जीवन समर्पित किया है। तो ये 2500 साल का तो ऑन रिकॉर्ड इतिहास है। बुद्ध से पहले भी बताते कि 30-32 बुद्ध हुए थे जिन्होंने समाज में चेतना लाने का, या ये गैर बराबरी का या अन्याय का, शोषण का विरोध किया। तो हम लोग भी उसी कड़ी के लोग, यहाँ पर ये जितने लोग बैठे, लगभग सब टोटल मिला के 30-40 लोग हम दिख रहे हैं। 8-10 साथी आए थे, उन्हें भी कोई खास नहीं लगा, उन्होंने भी कहा ना तो कोई रंगारंग कार्यक्रम हो रहे, न कोई ऐसा खास कुछ हो रहा, मनोरंजन का हो रहा, क्या करना है। वो लोग भी 8-10 लोग आए थे, वो भी चले, लेकिन 30-40 लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। और किसी शहर के लिए
30-40 लोग भी कम नहीं होते हैं अगर वो 30-40 लोग बशर्ते कि पूरी ईमानदारी से, पूरी प्रतिबद्धता से काम। मैंने ये जो अभी एक किताब जो आप लोगों के हाथ में आई है, ये वैचारिक प्रतिबद्धता के 30 साल ये किताब में यही सब मैंने बताने की कोशिश करी है। इसको आप लोग पढ़िएगा, थोड़ा समय निकालिएगा, बहुत इसीलिए बड़ा नहीं कर रखा है, मुश्किल से 40-45 पन्ने उसमें आपको मिलेंगे पढ़ने। 40-45 पन्नों में भी कोई बहुत इतना बड़े पन्ने नहीं है, बहुत बारीक वो नहीं है। एक वैचारिक प्रतिबद्धता क्या है या मेरे लिए क्या थी, क्या इसकी इंपॉर्टेंस थी, मैंने उसको लिखने की कोशिश करी है कि मैं भी अगर चाहता तो अभी जैसा संजय जी ने भी कहा था कि उस समय घर का दबाव यही होता था कि चुपचाप इंटर कर लिया है, कंपटीशन की तैयारी कर, कहीं कुछ कर, कुछ नौकरी कर, टाइप सीख, वो कर, कहीं सबसे पहला एक सेक्टर ये होता भाई अपना लाइफ को सिक्योर करो, कुछ खर्चा कैसे चलेगा, घर परिवार कैसे चलेगा, क्योंकि हमारे आर्थिक हालात ऐसे नहीं होते कि ना तो हमारे पास कोई जमीन जायदाद है, ना हम लोगों के पास कोई बिजनेस है, केवल एक शिक्षा, वो भी ये 75 सालों से जो अधिकार मिला पढ़ने लिखने का कि पढ़ लिख कर कुछ छोटी मोटी नौकरी मिल जाए जिससे घर परिवार चल जाए, यही दबाव घर परिवार का होता था। लेकिन मुझे उससे पहले बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर पढ़ने को मिल गए। मैंने यही दिखाने की कोशिश करी है कि जब 93 ये 2023 चल रहा है, 93-94 में जब मुझे डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में पढ़ने को मिला, उससे पहले का मैं क्या था और उसके बाद मेरे जीवन में किस तरीके से क्या आया, क्यों मैंने अपने जीवन को इस दिशा में लगाया कि जब तक मैंने बाबा साहब अम्बेडकर को नहीं पढ़ा था मुझे भी कुछ समझ में नहीं आता था, क्योंकि घरेलू परिस्थितियाँ बिल्कुल अलग थी। हमारे पिताजी आर्य समाजी थे, पिताजी ने हमें कुछ हद तक कुछ पाखंडों से निकाला। पिताजी ने मूर्ति पूजा के डर से हमें निकाला कि हमारे घर में अक्सर ये पढ़ा जाता था कि मंदिर में पड़ी मूर्ति कुछ खा ना सकेगी, पूछो कोई बात वो बतला ना सकेगी, रख दोगे अगर खाने को फल फूल मिठाई, आ जाएगा चूहा तो कर देगा सफाई, इस तरीके की। तो उससे हमारे दिमाग से कम वो डर से हम निकले हुए थे कि भाई ये कोई ऐसी खतरनाक चीज़ नहीं है कि उसके आगे कान पकड़ो, हाथ जोड़ो, डरे रहो, मरे, वो डर से पिताजी ने हमें निकाला। दूसरा, हमारे फादर ने हमें नशे की प्रवृत्ति से दूर। कई बार जब हम कॉलेज की छात्र संघ में गए, हमारे पास शराब की बोतलें हर महीने पहुंचा जाते थे, कहीं कुछ होता था, लेकिन जब हम लोग शराब पीने की सोचते थे साथी लोग सारे, लेकिन उस समय वो ध्यान आता था कि यार अगर हमारे पिताजी शराब पीते रहे होते तो क्या हम पढ़ पाते, हम स्कूल भी जा पाते, क्या होता। तो एक अंदर से ग्लानि होती कि नहीं यार ये ठीक नहीं है, इससे दूर रहना ठीक है। ये कुछ हद तक थोड़ा पिताजी ने दिया, लेकिन माँ हमारी एक पौराणिक थी, माँ का अखंड दिया जला रहता था, एक मंदिर बना रहता था उसमें, वो सब तो समझ में नहीं आता था जीवन है क्या यार, ये जो सही है, ये जो सही है। आर्य समाज कहता था ईश्वर है लेकिन वो निराकार है, वो कण कण में व्याप्त है, वो दिखता नहीं है लेकिन वो व्याप्त है सब जगह। माँ का जो पैटर्न था वो यार ये मूर्ति में है, ये फोटो रखे 2-4 जो इनमें व्याप्त है, ये अखंड दिया जला उसके नाम का। घर में पता था खाने को है नहीं है, लेकिन घी अगर तेल नहीं है तो घी भी उसमें पड़ता था, वो जला रहता। तो हमारे समझ में मतलब नहीं आता था जिंदगी क्या है, हम क्यों पैदा हो गए, क्या पैदा हो गए, कि क्यों हम आए हैं, क्या करेंगे। जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को मुझे 94-93 में पढ़ने को मिला, मैं डॉक्टर अम्बेडकर का जीवन संघर्ष जब मैंने पढ़ा, मुझे इतनी हैरानी हुई। मैंने कहा बताओ कि आज तक हमें ये पता ही नहीं था कि ऐसा भी कोई महामानव इस धरती पे जन्मा है, इस दुनिया में जन्मा है, जिसने अपना जीवन का एक एक पल बचपन से लेकर, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जीवन उस स्थिति से उनका संघर्ष शुरू हो जाता जब ये ऐसे छोटे बच्चे जो बैठे इनकी तरह थे कि और बच्चे क्लासरूम के अंदर बैठते थे, उनको अंदर नहीं बैठने दिया जाता था। जहाँ बच्चों औरों के जूते चप्पल पड़े होते थे वहाँ पर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर बैठ के पढ़ते थे। वहाँ से उनका जीवन संघर्ष शुरू हो गया और लगभग 65 साल की उम्र तक बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने जीवन को जिया है। वहाँ तक उन्होंने अपनी एक घड़ी, एक पल को बर्बाद किया और सिर्फ भारत को न्यायवादी भारत कैसे बनेगा, भारत समता स्वतंत्रता बंधुत्व का भारत कैसे बनेगा, भारत की आधी आबादी महिलाओं को कैसे बराबरी मिलेगी, कैसे इनको अधिकार मिलेंगे, कैसे इस देश के जो मेहनत कश हैं, जो अपने मेहनत खून पसीने से इस देश को बनाते हैं, सींचते हैं, पालते हैं, पोसते हैं, उनको न्याय कैसे मिलेगा, इसके लिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपना जीवन लगाया। और इस संघर्ष में उनको 4 बच्चों की बलि देनी पड़ी।
बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अपने 4 बच्चों को इलाज के अभाव में बचा नहीं पाए। उनके पास पैसा ही नहीं बचता था बच्चों के इलाज के लिए। बच्चों को कफन डालने के लिए उनके पास पैसा नहीं होता था। एक बच्चे की जब डेथ हुई है, बाबा साहब की जेब में 1 रुपया भी नहीं था। उन्होंने पत्नी की ओर देखा कि पत्नी के पास कुछ पैसा होगा तो रमाबाई अम्बेडकर के पास कहाँ से पैसा होगा? उनके पास नहीं। वो भी गोबर के उपले बना बना के बेचती थी। उनसे कुछ जो रुपया होता था वो डॉक्टर अम्बेडकर की पढ़ाई के लिए विदेशों को भेज देती थी। लंदन, अमेरिका, जहाँ भी बाबा साहब पढ़ रहे होते थे वहाँ भेज देती थी। जो 2-4 रुपया कुछ इकट्ठा होता था वहाँ भेज देती थी। तो बच्चे की मृत्यु हो गई, कफन डालने को पैसा नहीं था रमाबाई, तो लास्ट में रमाबाई अम्बेडकर ने अपनी धोती का पल्लू फाड़ा, उसको साड़ी धोती जो भी होगी उसका पल्लू फाड़ के उस बच्चे को ढका, तब उसे शमशान घाट तक पहुँचाया। तो ऐसे किसी व्यक्ति ने अपना जीवन जिया है, अपने 4 बच्चे चढ़ाए हैं, अपनी पत्नी 37 वर्ष की उम्र में रमाबाई अम्बेडकर का भी देहांत हो गया। तब हमको ये जो पढ़ने लिखने या इज्जत की जो जिंदगी जो थोड़ा सा आज एक हाईकोर्ट का वकील गाउन पहन के हाईकोर्ट में घूम रहा हूँ, कि मेरे पुरखों ने कोई स्ट्रगल नहीं किया, मेरे बाप दादाओं ने कोई संघर्ष नहीं किया है ऐसा कि जिसके बदौलत मैं आज हाईकोर्ट का एडवोकेट बन के घूम रहा हूँ। और अगर मैं पढ़ता लिखता मैं कोई अच्छे सर्विस पे भी आ जाता, लेकिन फिर भी हाईकोर्ट के वकील का सम्मान मिल रहा है। आज मैं ये ऑल इंडिया संपादक संघ का राष्ट्रीय सलाहकार बना दिया, मुझे उतना वहाँ सम्मान मिल जा रहा है। क्या मेरी कोई ऐसी हैसियत नहीं थी, मेरा कोई इसमें योगदान नहीं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की पत्नी, उनका बाबा साहब का, उनके 4 बच्चों का जो बलिदान है तब मुझे मिला। वहां से मेरे समझ में आया कि भाई ये जीवन कहाँ की देन है, किसकी देन है। उससे पहले जो मेरे दिमाग में भय था, भ्रम था, समझ में नहीं आता था, वो क्लियर है। वहां से मैंने अपने जीवन का एक लक्ष्य बनाया कि इसी मूवमेंट के लिए मैं अपने इस जीवन को समर्पित करूंगा, क्योंकि ये सिलसिला हजारों साल से चल रहा है यहाँ अत्याचार, अनाचार का। और कोई आदमी 2-4 लोग स्ट्रगल करते हैं, कुछ लड़ते हैं, लेकिन ठीक उसके उल्टे जगाने वाले बहुत कम लोग होते हैं, लेकिन सुलाने वालों की पूरी फौज काम। सुलाने वाले आज भी बहुत मेहनत कर रहे हैं। सुबह 4 बजे से उनके कार्यक्रम शुरू हो जा रहे हैं, दिन भर कार्यक्रम चल रहे हैं, सुलाने के लिए कार्यक्रम चल रहे हैं कि कहीं इस देश का जो बहुजन है, इस देश का जो मूल निवासी है, इस देश का जो बहुसंख्यक है, इस देश का जो मेहनत कश है, जिसकी मेहनत पे टाका डाल के हम अय्याशी कर रहे हैं, कहीं ये जाग न जाए। आज भी महिलाओं के लिए आता है प्रसंग कि जिस दिन अगर महिलाओं ने अपने श्रम का अगर हिसाब मांग दिया तो आदमी के पास बगले झांकने के अलावा कुछ नहीं होगा पुरुष के पास। उस महिला के साथ हम सब अन्याय करते हैं। आज भी जितना श्रम एक महिला करती है जीवन में, अगर किसी घर से अगर औरत को निकाल दो, घर नहीं मकान बन के दीवारें बन के रह जाता, घर खत्म हो जाता। औरत से घर बनता है। आप एक फील्ड में काम कर रहे हैं, हम एक काम करके आते हैं, लेकिन औरत 10 फील्ड सेक्टर में काम कर रही होती घर में, लेकिन उसको उसके श्रम का आज तक सम्मान नहीं मिला। उसको मिला क्या? अपमान, तिरस्कार, उसका उत्पीड़न होता है। वो आज ये कानूनों ने बचा रखा उसे, नहीं तो उसे जब मर्जी आई निकाला, जब मर्जी आई। 80 साल का आदमी भी शादी कर लेता था, 18-20 साल की लड़की, 15 साल की। अभी ये 50 साल पहले तक 9-10 साल की लड़कियों की शादी होती थी। ये भारत के संविधान में महिला को ये राइट दिया कि 18 साल से पहले उसकी शादी नहीं हो, उसको स्कूल भेजा जाए। अगर उसका पति मर जाता तो उसे मारा ना जाए, उससे पहले उसको जिंदा जला दिया जाता था। ये भारत के संविधान की देन है जो आज औरतें जिंदा दिख रही हैं। नहीं तो जब मर्जी जितनी मर्जी शादी करो, जितनी मर्जी निकाल दो, फेंक दो। वो मेहनत कश वो महिला है, उसको न्याय भारत के संविधान ने दिया, वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने। वही इस देश का जो मेहनत कश आज पढ़ लिख के, जिनके बाप दादाओं ने केवल हार्डकोर मेहनत के अलावा कुछ किया ही नहीं, आधी उम्र में मर गए, केवल और केवल संघर्ष। उनके बच्चे आज डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, प्रोफेसर बन रहे हैं, भारत के संविधान की बदौलत बन रहे हैं। तो वहाँ पे जब हमें समझ में आया तो मुझे लगा कि इस दिशा में काम करना चाहिए। मैं भी अगर एक छोटा मोटा कुछ नौकरी मिल जाएगी, कुछ पढ़ लूँगा, लेकिन उससे मुझे संतुष्टि नहीं मिलेगी। वहाँ से मैंने अपना तय किया और फिर इस दिशा में मैंने कहा कुछ रोजगार करेंगे जिससे अपना खर्चा भी चले। भाई पेट के लिए रोटी, तन के लिए कपड़ा तो चाहिए ही, रहने को मकान चाहिए, उसकी व्यवस्था करनी होगी, लेकिन उसके अलावा जितना हो पाएगा बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के मूवमेंट के लिए काम करेंगे।
ये मेरा वहाँ पर तो मैंने किया। तब फिर कॉलेज की लाइफ में आते ही वो सब समझ में आने लगा, हमें अन्याय खटकने लगा, जो उससे पहले हमें कुछ लगता नहीं था, जो जातिवाद हमें दिखने लगा, भेदभाव हमें दिखने लगा, शोषण हमें दिखने लगा। तो फिर ये करते करते अब बात आई, मैं पहली बार की बता रहा हूँ, ये जो अखबार की इम्पोर्टेंस समझने की बात है। 95 की बात है, मैं द्वारा डिग्री कॉलेज में पढ़ता था, वार्षिकोत्सव का कार्यक्रम हुआ कॉलेज का। अगले दिन अखबार की कुछ लाइनों में वो वार्षिकोत्सव की जो न्यूज़ थी उसमें मेरा भी नाम आ गया कि कार्यक्रम हुए, इसने संबोधित किया, उसने कहा, सारा आया। लास्ट में एक दो लाइन है कि एक प्रमोद कुमार और एक हरीश लाल साहब को भी खूब सराहा गया। इतना एक लाइन लास्ट में हमारी आ गई। हमारे लिए वो इतना बड़ा ऐतिहासिक क्षण था। मैंने कहा अखबार में नाम आ गया मेरा, बताओ, इतनी खुशी मिली, इतना। मैंने कहा अखबार में नाम आ गया। हमारे लिए उस समय तक अखबार एक इतनी बड़ी चीज थी कि यार बताओ, अखबार में हमारा नाम आ गया यार, पता नहीं कितने गुना हमारा कॉन्फिडेंस। ये होती है अखबार की ताकत। अब वो महसूस करने पे होती है। अब हम आज देख रहे हैं, हमें 12 साल हो गए झक मारते हुए, लोगों को अखबार में ना नाम आने की इच्छा है, न उसमें कोई लेख देने की इच्छा है, न कुछ इच्छा ही नहीं दिख रही। बहुत कम लोग दिख रहे हैं ऐसे चुनिंदा लोग जो लोग लिख रहे हैं। बाकी के अंदर पता नहीं क्या, हम सोचते थे हम अखबार चलाएंगे, पता नहीं कितने लोग, कितनी भीड़ आ जाएगी, यार हमारा भी नाम डाल दो, हमारी भी न्यूज़ डाल दो, हमारी भी लेख डाल दो। अब क्या कारण है? ये हमारे लिए शोध का विषय है, चिंतन का विषय है कि आखिर हमारी ये संवेदनाएं, हमारी इच्छाएं, हमारे उमंग, ये सब खत्म क्यों हो गया है? हम इस स्थिति में क्यों पहुंच गए कि हमारे सिर पे पेशाब भी कर दे? वो बेचारा कैसा बैठा है जिसके सिर पे पेशाब करी जा रही है, उसको वीडियो देखिए, वो विरोध भी नहीं कर रहा, वो चुपचाप बैठा है, और एक व्यक्ति सिगरेट फूंक रहा और उसके सिर पे पेशाब कर रहा है। वो हालत बना दी गई है आपकी कि आपको कोई मार भी देगा, आप प्रतिरोध भी करेंगे। आपको कोई गाली भी दे रहा है, बेइज्जती भी कर दे रहा है, आप उसे भी सह ले रहे हैं। आपके ऊपर कोई पेशाब भी कर दे रहा है, आप उसे भी सह ले रहे हैं। तो एक ये भारत है कि आप आवाज भी नहीं देना चाहते, विरोध भी नहीं करना चाहते, और एक भारत आपको हर हिस्से में भागीदारी देना चाहता है। भारत का संविधान आपको प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक बनाना चाहता है। तो इसलिए इस फील्ड पे हम काम करने का हमें लगा, इस पर काम करना चाहिए और कर रहे हैं। तो वही मुझे जब मीडिया का ये एहसास हुआ, मीडिया में इतनी बड़ी ताकत है। कभी कभार मेरी कुछ लिखने की इच्छा होती थी, मैं कुछ कविताएं से लिखता था, कभी कुछ विचार किसी अखबारों को भेजते थे, वो अखबार काट छाट के 2-4 लाइन उसकी लिख देता था, तो बड़ा अच्छा लगता था। एक बार आकाशवाणी नजीबाबाद में मेरी कुछ पंक्तियां अनाउंस कर दी, तो मैं सोचता था ऐसे लोगों के अंदर भी इच्छा, उनका भी व्यक्तित्व जागेगा, लोग डॉक्टर अम्बेडकर को पढ़ेंगे। तो जैसे मेरे जीवन में परिवर्तन आया, मुझे लगा भाई बाबा साहब को पढ़ के इस जीवन को कुछ जीना चाहिए, अर्थपूर्ण जीना चाहिए। मैं सोचता था अगर ऐसे हम बाबा साहब को औरों तक भी पहुंचाएंगे तो लोगों के अंदर कुछ चेतना आएगी। इसलिए हमें ये थोड़ा सा पागलपन नहीं कह सकते आप, अक्सर ऐसे लोगों को पागल ही कहा जाता है। बाकी लोग घर परिवार में अपना जी रहे हैं, सुख चैन से खा रहे हैं, पी रहे हैं, ऐश कर रहे हैं, और हम कुछ लोग ये पागलपन आप लोगों को भी जबरदस्ती परेशान कर करके यहाँ बैठा रहे हैं। तो ये पागलपन वहाँ से सूझा। पहले थोड़ा समय हम लोग, जैसे मैं अल्मोड़ा आया, मुझे एक ऐतिहासिक जगह मिली कि भाई यहाँ पर मुंशी हरिप्रसाद टमटा जैसा व्यक्तित्व हुआ। कल मैं देख रहा था, मुंशी हरिप्रसाद टमटा जी 1887 में जन्म हुए। बाबा साहब से 4 साल पहले उनका जन्म हुआ, और 1960 में उनका निधन हुआ है। बाबा साहब के 4 साल बाद उनकी डेथ हुई, यानी बाबा साहब 65 साल जी पाए, मुंशी हरिप्रसाद टमटा जी लगभग 71 साल जिए। तो मुंशी हरिप्रसाद टमटा जी जैसा व्यक्तित्व कितने लोगों ने अपने घर में उनकी तस्वीर लगा दी, कितने लोगों ने इस अल्मोड़ा में, हम छोड़ दीजिए उत्तराखंड, इस अल्मोड़ा में कितने घरों में मुंशी हरिप्रसाद टमटा जी की फोटो है। इस अल्मोड़ा में कितने लोगों ने अपने बच्चों को मुंशी हरिप्रसाद टमटा जी के बारे में बताया है। जबकि आज से लगभग 100 साल पहले, ये 1925 में इस अल्मोड़ा के डोली डाना में मुंशी हरिप्रसाद टमटा जी ने इतना बड़ा ऐतिहासिक सत्कार सम्मेलन। क्या है समझ नहीं आता। हम लोग खाया पिया, बस खाना पीना, बच्चे पैदा करना, मर जाना, जानवरों के अलावा हमें है क्या? हमारे बीच में कोई आ रहा है, मर रहा है, कब जा रहा है, हमको कोई मतलब ही नहीं। और मुंशी हरिप्रसाद टमटा जी ने
आज से 100 साल पहले उनकी चेतना का वो लेवल था कि उन्होंने हजारों एकड़ जमीन बंटवा दी शिल्पकारों को। मुझे लगता है जो हरिनगर बसे हैं उन हरिनगर में रहने वालों को भी पता नहीं होगा ये हरिनगर कैसे बसे। हजारों एकड़ जमीन बंटवा दी लोगों को, रात्रि पाठशालाएं खोल दी, आर्मी में कोर अलग से स्थापित करवा दी कि आर्मी में ये लोग भर्ती होने चाहिए। पता नहीं कितने लोगों को उसके बदौलत, उनके बदौलत, संघर्षों की बदौलत आर्मी में गए होंगे। और यहाँ पर ये इतना बड़ा ये जो अल्मोड़ा इंटर कॉलेज है, ये बिल्डिंग बनी हुई मुंशी हरिप्रसाद टमटा जी ने दान कर। शर्म है हमारे लिए, लानत है, हमको मर जाना चाहिए, हमको जिंदा रहने का कोई हक नहीं। आज तक यहाँ पर मुंशी हरिप्रसाद टमटा जी के नाम से एक मात्र धर्मशाला थी, उसको भी तोड़ दिया गया और हम बैठे हैं सब लोग। हमारे खूनों में कुछ है ही, हमारे खून ठंडे पड़ गए, खत्म हो गए। उन्होंने उत्तराखंड बनने के ये 20 सालों में अपने लोगों को निकाल के उनके नाम पे अनेक भवन बना दिए, इमारतें बना दी, योजनाएं चला दी। हमारा इतना बड़ा पुरखा, जिस पुरखे ने आज से 100 साल पहले इतनी बड़ी बिल्डिंग बनाकर दान कर दी, अल्मोड़ा कैंपस की बताते काफी जमीन उन्होंने दान करी है, और क्या किया क्या नहीं किया। और उस पुरखे के नाम की एक टूटी फूटी धर्मशाला थी, वो भी तोड़ दी गई और हम सब आराम से बैठे, चैन से बैठे। तो हमारी आने वाली पीढ़ियां ये सिर पे पेशाब ही कर जाए। अपनी तारीफ करना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन मजबूरी हो जाती है, कभी कभी बताना पड़ता है। 12 साल में, एक साल के 52 अंक निकलते हैं, 12 साल में 600 अंक निकले होंगे। 600 बार लिखना पड़ा होगा, 600 अंक तैयार करे होंगे, 600 अंक। उन 600 अंकों को तैयार किया होगा, 600 अंकों के लिए मटेरियल जुटाया होगा, 600 अंकों के लिए पैसा जुटाया होगा, 600 अंकों के लिए टिकट चिपकाए होंगे, उनको भेजा होगा मुश्किल से 2-3 साथियों के सहयोग। क्या लोगों को मतलब ही नहीं है? लोगों के पास इतना समय नहीं है कि यार कम से कम एक जरा जाते। मैं ये आप लोगों के लिए नहीं कह रहा हूँ, आप लोगों ने फिर भी यहाँ पे आके हमको, हमारी जो आशा को जिंदा रखा है। मैं अभी पहले कह रहा था 90 लोग को मत देखिए जो नहीं आए, 10 को आए हैं, वो 10 को देखिए, हम वो 10 को देखिए। आप लोग वो 10 लोगों में, वो 20-30 लोगों में शामिल हैं। लेकिन मैं वैसे कह रहा हूँ कि हमारा ये क्या स्थिति है, कहाँ ये समाज जा रहा है और क्या इसका आने वाला कल हमको ये दिख रहा है। उसके बाद आप ज्ञापन भेजिए, आपके सिर पर कल कभी भी किसी को पकड़ के मार दिया जाएगा, मारे जा रहे हैं। ये कोई अनोखी बात नहीं है। आपके एक बंदे नेता था, क्या था, नीचे से विधायक का चुनाव लड़ा था, वो अपने को कितना बड़ा समझता होगा लीडर। उसने एक इंटरकास्ट मैरिज करी, खत्म कर दिया, टुकड़े टुकड़े कर दिया, हड्डी पसलियां तोड़ दी। क्या कर लिया हमने? आपने ज्ञापन दिया, अपना सेटिस्फेक्शन कर लिया, हमने संतुष्टि कर लिया, हमने भी ज्ञापन दिया, हमने भी आवाज लगाई। आपका सोहन गर्दन उड़ा के काट अलग फेंक दी। बागेश्वर को क्या कर लिया? जितना मिला कानून की बदौलत मिला। चंपावत में भोजन माता सीधे साफ कर दिया। बिंदु खत्ता का उदाहरण सामने है, सीधे कह दिया भैया तू नहीं हमारे बगल में मकान बना सकता, बेचे। टीडी में जितेंद्र दास, उसे मार के फेंक दिया। डीडी एक्ट में वोट डालने के नाम पर वहाँ रामीराम को मार दिया। चंपावत में रमेश राम मार, सब कुछ तो हुई रहा है। हत्याएं हुई हैं, बलात्कार हुए हैं, अब आपके सिर पर पेशाब भी करी जा रही है। प्रमोशन आपका खत्म ही हो गया। नियुक्तियां भी संजय जी दिखा रहे थे कि 140 पद निकले, एक भी आपका 0 कर दिया। उसके बाद भी अगर आप बैठे तो यार इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है? लोग अगर निश्चित अपने घरों में बैठे हैं तो इस समाज का आने वाला कल क्या होगा ये उसको दिखा रहा। हम भी क्या कर लेंगे? मैं क्या कर लूँगा अनोखा, ये मेरे 2-3 साथी क्या कर लेंगे? आप 10-20 लोग बैठ के, हम लोग कितना कई साल से हम गोष्ठियाँ करें, क्या होगा? उतने ही लोग आते, वही लोग आते, वही पीछे पीछे जो रोज के आने वाले आते कर रहे। हम लोग भी कल मर जाएंगे, निपट जाएंगे। 40 साल, 50 साल, 60 साल के लोग यहाँ पर बैठे हुए, नए बच्चे कहीं हैं नहीं। नई पीढ़ी एक मुश्किल से 8-10 साथी थोड़े थे पहले, वो लोग भी चले गए। अभी कुछ 2-4 साथी यहाँ पर बैठे हैं। ये हमारे लिए चिंतन मनन का विषय है। इसलिए ये एक हमको लगा कि क्या करें, क्या पता कुछ लोगों के अंदर चेतना आ जाए, इसलिए वंचित वर्ग को चलाने का प्रयास किया। उससे पहले मैं फिर वही बता रहा था, समता को हमने यहाँ पर देखा। जब अल्मोड़ा आए, मुंशी हरिप्रसाद टमटा जी के बारे में जानने को मिला तो हमें मिला कितनी बड़ी ऐतिहासिक धरोहर में मैं आ गया हूँ कि यहाँ मुंशी हरिप्रसाद टमटा जी जन्मे हैं। तो मैं वहाँ मिला, समता को हमने काफ़ी कोशिश करी, वो की। बाद में फिर और भी कुछ अखबार निकले। एक नागलोक निकलता था वहाँ रामनगर से,
नंदलाल बौद्ध जी थे, नंदराम बौद्ध जी, वो नागलोक निकालते थे, उसको हमने प्रमोट किया। फिर हमें जब कुछ भी समझ में आया 2004 में, वकील साहब यहाँ पे बैठे हैं, हम कहाँ करके एक अखबार निकाला। उस समय तक हमें अखबार निकालने का प्रोसीजर पता नहीं था कैसे निकलता, खाली मुझे लगा हम कहाँ निकालना चाहिए, हमने हम कहाँ निकाल दिया। हमें ये नहीं पता था ये रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, हम कहाँ से, हमारा क्या मतलब था, हम कहाँ थे, कहाँ हैं और कहाँ जा रहे हैं, ये हम एक प्रश्नवाचक उसमें लगाना चाहते थे। 14 अप्रैल 2004 को हमने गरुड़ा बांध में डॉक्टर अम्बेडकर भवन में उसका विमोचन करवाया। बाद में दूसरा अंक उसका तैयार हुआ, लेकिन दूसरे अंक को छापने के लिए पैसे नहीं हुए, तो वो वैसे ही बंद हो गया। तब फिर धीरे धीरे फिर हमने कहीं बहुजन न्यूज को प्रमोट किया, फिर कहीं शिल्पकार टाइम्स आया, उसको प्रमोट किया, उसके मेंबर बनाए। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर शिल्पकार टाइम्स में एक साथी को हमने पत्रकार बनाना चाहा, वो उसको नहीं बनाया, कुछ हुआ। अब फिर किसी साथी ने राय दी अगर आप चाहो तो अपना अखबार ऐसे रजिस्टर करा सकते हो, प्रोसीजर बताया। तो हमने एप्लीकेशन डीएम के माध्यम से भेजी, तो सूचना का जो राष्ट्रीय विभाग होता है वहाँ से ये अखबार का टाइटल हमारे मन से टोटल नहीं मिलता है, हमसे 4 टाइटल मांगे जाते हैं कि आप 4 टाइटल भेजो, उसमें से एक वहाँ से सैंक्शन होके आएगा। अगर उन चारों में भी अगर कोई पंजीकृत नहीं होगा तब, अगर वो चारों में के नाम भी पंजीकृत होंगे तो वो नहीं मिलेंगे, वो फिर लौट के आएगा, फिर आपसे दोबारा मांगे जाएंगे। हमने 4 टाइटल भेजे, उसमें से वंचित स्वर सेलेक्ट होके आया। तो ऐसे हमको ये 2011 में अखबार का ये नाम मिला, ऐसे हमने इसकी शुरुआत करी। और मैं बता रहा हूँ कि आज भी 12 साल हो गए। अब मेरा ये हो गई है स्थितियाँ कि कई फील्ड पे काम हो गया। धीरे धीरे ये होता कि एक तरफ परिवार में बच्चे बड़े होने लगे, दूसरा उधर वकालत पर ध्यान देना, तीसरा कहीं PS4 संविधान जागरूकता के कार्यक्रम कर रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो मैं सोचता था कि ये अखबार को अब हम ये थोड़े हमारे जो साथी हैं ये अपने हैंड ओवर करें, ये अपना इसको पूरी जिम्मेदारी से चलाएं। मैं किसी दूसरे फील्ड पर काम करूं, ये इसको करें, जब जब मेरा हो सके मैं भी अपना सहयोग दूं। ऐसे करके हम लोगों ने इसको, पिछले साल तो हम लोगों ने ये कार्यक्रम हल्द्वानी में किया था, तो इस बार हमने सोचा इसको अल्मोड़ा से स्टार्ट हुआ, फिर अल्मोड़ा भी किया जाए। तो ये बदलते भी रहना चाहिए, कुछ लोगों में चेतना आएगी, लेकिन इतना एकदम लोग हल्केपन से लेंगे हमें अंदाजा नहीं था। फिर भी जो भी है, तो ये 12 साल इसके हो गए हैं। 12 साल में मैंने आपसे कहा कि लगभग 600 हमको अंक तैयार करने पड़े, तो उसमें हमने विल पावर से काम किया। एक बाबा साहब का मिशन था, इसलिए काम किया। लेकिन कई साथी ऐसे हैं जिन्होंने हमारा हौसला बढ़ाया है। जब जब निराशा होती, हताशा होती, कहीं से एक चिट्ठी आ जाती है कि यार आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, फिर से हौसला मिल जाता है कि नहीं चलो कहीं कोई तो तारीफ कर रहा, कोई साथी 200-500 रुपया आके दे जाता है। तो कई लोग ऐसे हैं ऑफिस में आके कुछ मदद कर जाते हैं। तो वो जो साल का 2.5-3 लाख रुपया जो खर्चा लगभग आता है, उसमें से 1-1.5 लाख रुपया लोग फिर भी रिकवर करा दें। ये मैं आपके सामने जो एग्जैक्ट सिचुएशन है वो बता रहा हूँ। लगभग 2.5 से 3 लाख रुपया एक साल का खर्चा इसमें आता है, जिस स्थिति में अभी अखबार चल रहा है। सपना अलग था, हम सोचते थे पूरे उत्तराखंड के 13 जिलों में हम पत्रकार तैयार कर देंगे, क्या कुछ हो जाएगा, धारदार लिखेंगे, ऐसे शार्प पत्रकार बना देंगे जो बड़े बड़े उत्पीड़न है, समस्याएं हम सोचते थे इस समस्याओं के बारे में लोग लिखेंगे, बोलेंगे, क्या होगा। आज हमने वेबसाइट भी बना दी है, यूट्यूब चैनल भी कर रखा है, उसका न्यूज पोर्टल भी बना रखा है। लेकिन अब हम देख रहे हैं न पढ़ने वालों में दिलचस्पी है, न लिखने वालों में बहुत ज़्यादा ऐसे लिखने वाले लोग मिल रहे हैं हमें। कुछ चंद साथी ऐसे हैं जिन्होंने फिर भी हमारे उत्साह को, हमारी हमको जिंदा रखा है, सिर्फ जिंदा रखा है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो मैं जिन लोगों ने हमको जिंदा रखा उनका धन्यवाद करता हूँ, आप लोगों का भी धन्यवाद करता हूँ। और मैं ये सब हमारे लिए चिंतन मनन का विषय है कि कौन करेगा, कौन सोचेगा। हमको, मैं फिर वही कह रहा हूँ कि हम जो आज हमें राइट्स मिले, हमने स्कूल का दरवाज़ा देखा, हमें फीस माफ मिली, हमें कुछ स्कॉलरशिप मिली, ये हमारे पुरखों ने कोई ऐसा वो नहीं किया। मैं तो एकमात्र आज भी यहाँ पर फिर से मैं मंच पे कह रहा हूँ, मेरे जन्मदाता मेरे माता पिता जरूर हैं, लेकिन मेरे जीवनदाता डॉक्टर अम्बेडकर हैं। ये कहने में मुझे 1% हमारे कई जब आगे बढ़ जाते लोग, एक आध हमारे ऐसे भी लोग हैं जो एक दौर में बहुत संघर्ष करते थे,
बहुत समाज के न्याय की बातें करते थे। बाद में वो जब सफल हो गए हैं तो उन्होंने कहा अरे डॉक्टर अम्बेडकर से भी आगे दुनिया है, इतने पे ही सीमित मत रहो, ऐसी भी बातें करिए। तो भैया मैं अपना बताना चाहता हूँ, हमारे लिए उनसे आगे दुनिया फिलहाल नहीं है। जिस दिन कोई बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर से आगे आके स्ट्रगल कर देगा, उतनी बड़ी लड़ाई लड़ देगा, उस दिन हमारा वो कोई आइकॉन बनेगा। लेकिन फिलहाल हमारे लिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बदौलत हमारा जीवन है। आज हमारी जितनी सांसें, जितना मान सम्मान, इज्जत, मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आज सोशल मीडिया का दौर है, आप केवल इसको उठा रहे हैं, जहाँ गाने सुन रहे हैं, जहाँ दूसरे मनोरंजन कर रहे हैं, आप थोड़ा सा डॉक्टर अम्बेडकर राइटिंग एंड स्पीचेज बोल दीजिए, गूगल आपको सब दिखा देगा। बाबा साहब ने बुद्धा का मार्ग दिखाया, बुद्धा का जो सम्यक मार्ग आप जान लीजिए, आप पंचशील जान लीजिए। बाबा साहब कोई बेवकूफ नहीं थे, उनके जीवन का निचोड़ है वो 22 प्रतिज्ञाएं 14 अक्टूबर 1956। उन्होंने कुछ सोच समझ के उस ओर इशारा किया होगा, उसको जरा सर्च कर लीजिए, ये आपको गूगल में मिल जाएगा। सावित्रीबाई फुले कौन है? ये बाबा साहब ज्योतिबा फुले को अपना कहते थे मेरे गुरु। अगर ज्योतिबा फुले नहीं होते तो मुझे यहाँ पर इतनी स्पष्ट विचारधारा चिंतन नहीं मिलता। ज्योतिबा फुले देखिए, कैसे कैसे लोग हैं। शाहू जी महाराज देखिए, जिन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर को स्कॉलरशिप, सयाजी राव गायकवाड़, ये ऐसे नहीं होता। आज हम यहाँ पर इतना काम कर रहे हैं, ये वंचित स्वर के 12 साल, आप मेरा नाम ले रहे हैं, ये अकेले मेरा नहीं है, हमारे जो साथी सहयोगी सबका होता है, इनमें जो सहयोग कर रहे हैं सबका होता है, तब ये सिलसिला चल रहा है। लेकिन ये सिलसिला बहुत हल्का चल रहा है, इसको पढ़िए, ये गुनहगार न बने कि हमने कुछ प्रयास नहीं। तो ये प्रयास कीजिए, प्रयास करके ही कुछ होता है, बैठ के कुछ रास्ते निकलते हैं, कुछ ना कुछ होता है। और आज मैं यहाँ पर फिर से वही, मैं बामसेफ नाम के संगठन को भी बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि इस देश में हम जितना आज इतिहास को जान पाए, अगर बामसेफ नहीं बना होता तो हमें कुछ पता नहीं चलता। क्योंकि उस दौर का जो भारत था, अलग ही कुछ पढ़ाया गया था, दूसरी चीज़ें पढ़ाई जा रही थी। न कोई डॉक्टर अम्बेडकर को जान रहा था, न ज्योतिबा फुले को जान रहा था, न शाहू जी महाराज को, न पेरियार को। ये सब महापुरुषों को उभार के अगर दिया है, ये बामसेफ ने दिया है। तो थोड़ा बहुत बामसेफ को भी सर्च करिए, उसको भी देखिए। और हमारे लोकल आइकॉन, उत्तराखंड के जो आइकॉन है मुंशी हरि प्रसाद टंटा जी, ये इतने बड़े व्यक्तित्व हैं कि लंदन जब बाबा साहब गोलमेज सम्मेलन में जब भाग लेने गए थे तो वहाँ पर ये चर्चा आ गई थी। गांधी जी ने ये कह दिया था कि अछूतों को अलग से कोई अधिकार की जरूरत नहीं है, इनका मैं ही प्रतिनिधि हूँ, इनका भला बुरा मैं ही जो तय करूँगा वही होगा। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, गांधी जी अछूतों की समस्या से उनको नहीं जानते, जो मैंने भोगा है मैं जानता हूँ, मैं गांधी जी ने वो नहीं भोगा है। ये कह सकते हैं, ये मेरे प्रति प्रेम का नाटक कर सकते हैं, लेकिन मेरा दर्द इनको नहीं पता है। हमने इसलिए हमको अछूतों का अलग से बात रखने को, तो लंदन में जब ये विवाद हो गया था तो ये तय किया गया कि भारत से वो मंगाई जाए राय कि कौन अछूतों का प्रतिनिधि होगा। तो बहुत सारी कोशिशें करी गई, लेकिन गांधी जी के पक्ष में बहुत कम तार गए, और लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर के पक्ष में देश भर से तार गए कि अछूतों की अगर आवाज़ इस देश के मेहनत कशों के लिए कोई आवाज़ रखेगा तो डॉक्टर अम्बेडकर रखेंगे। तो उसमें अल्मोड़ा से भी आपका एक तार गया, वो मुंशी हरि प्रसाद टंटा जी का था। ये था उनका चेतना का लेवल, और उस तार का बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने वहाँ जिक्र किया था। देखिए, न मैं अल्मोड़ा गया हूँ, न मैं इनको कभी जानता हूँ, लेकिन ये यहाँ से भी एक तार आया है। तो एक हमारा पुरखा इतना जागरूक था, वो उस लाइन से उस समय जुड़ा हुआ था, लेकिन उन पुरखों की हम संतानें, हम इतनी नालायक हैं कि हम आज सारे आडंबरों को हम ढो रहे हैं, सारे पाखंडों को हम ढो रहे हैं। उन सब का ठेका हमने लिया है, लेकिन अपने महापुरुषों की विचारधारा से हमें कोई वास्ता नहीं है। इसलिए हमारी दुर्दशा होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, और अगर हम समय रहते नहीं जीते तो आने वाले समय में और बढ़ेगा, और फिर हमारे पास बहुत कुछ करने को नहीं होगा। इसलिए हम ये प्रयास कर रहे हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा आपका समय ले लेता हूँ, आपने वैसे ही बहुत ज़्यादा समय दिया। अभी हमारे दोस्त साथी और अपनी बात रखेंगे, उतना आपसे निवेदन है कि उतना समय दीजिएगा। और फिर ये लंच पैकेट आए हुए हैं, लंच करके जाइएगा। फिर से जो यहाँ पर उपस्थित है एक एक साथी, मैं सबका व्यक्तिगत तौर पर तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों ने हमें इतना हौसला दिया, हिम्मत दी। और मैं ये आज यहाँ पर हमारे जो प्रकाश चंद्र आर्या जी हैं, इनको यहाँ पर अखबार का जो एक मुख्य भूमिका में यहाँ पर
देना चाहता हूं कि कार्यकारी संपादक के रूप में आज से ये प्रकाश जी यहाँ पर देखेंगे। आप निरंतर इनको संपर्क में रहेंगे। मैं लगातार और कई जगह कई कामों में रहता हूँ, घर रहता हूँ, मैं उतना वो नहीं कर पा रहा हूँ, मैं अपने स्तर से लगा रहूँगा। लेकिन आप लोग प्रकाश हैं, यहाँ पर गिरीश भाई हैं और राजेश भाई हैं, 3 लोग इस समय डायरेक्ट रूप से यहाँ पर इन्वॉल्व हैं। तो कार्यकारी संपादक के रूप में यानी एक तरीके का मुख्य वो वही होता है, मैं केवल एक नाम मात्र का संपादक रहूँगा। कार्यकारी संपादक के रूप में हमारे प्रकाश भाई युवा साथी हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, पूरा नेटवर्क बना रखा है, बहुत परिश्रम कर रहे हैं। और ये साथियों से भी हमारा गुजारिश है, अपना मिलजुल कर इसको बढ़ाएंगे और मार्गदर्शन करेंगे। तो मैं अपनी बातों को यहीं पर विराम देता हूँ। आप सभी का धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मोदी।